हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुभाष और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम उपभोक्ता के संतुलन के बारे में जो उदासीनता वक्र विश्लेषण है अर्थात क्रमवाचक विश्लेषण है उससे संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जैसे उदासीनता सेट, उदासीनता वक्र, उदासीनता मानचित्र, सीमांत प्रतिस्थापन की दर, गट्टी सीमांत प्रतिस्थापन की दर और उदासीनता वक्रों की विशेषताएं। तो जो उपभोक्ता के संतुलन के लिए जो महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं वो उदासीनता वक्र से संबंधित जो उदासीनता सेट है, उदासीनता मानचित्र है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है, गट्टी सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है, तो इसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। तो कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये जो क्रमवाचक विश्लेषण है ये मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण से उत्तम दृष्टिकोण है, क्योंकि मार्शल ने माना था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है और जो भी माप जो होता है उसको हम यूटिल में प्रदर्शित कर सकते हैं, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। जो भी उपयोगिता किसी वस्तु या सेवा से हमें मिलती है उस उपयोगिता को या उससे मिलने वाली संतुष्टि को उपभोक्ता अपने मस्तिष्क में ही रखता है और वो बताता है कि किस वस्तु से मेरे को या किस बंडल से मेरे को ज्यादा उपयोगिता मिल रही है या किस बंडल से मुझे कम उपयोगिता मिल रही है। इसलिए मार्शल के उपयोगिता विश्लेषण की वैकल्पिक विचारधारा के रूप में हिक्स और एलन ने उदासीनता वक्र विश्लेषण की विचारधारा प्रस्तुत की, जो आगे जाकर बहुत ही प्रसिद्ध हुई। क्योंकि उपयोगिता विश्लेषण में यह माना जाता था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। उपभोक्ता को दो वस्तुओं के जो भी संयोग उसके पास उपलब्ध होते हैं उन संयोगों में उपभोक्ता अपनी संतुष्टि के स्तर को अपने मस्तिष्क में रखता है और अपने मस्तिष्क में ही उनको क्रम में रख देता है कि किस संयोग से मुझे अधिक संतुष्टि मिल रही है, किस संयोग से कम। जिस संयोग से उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि मिलती है उसको वो अपने क्रम में प्रथम रखता है और जिस संयोग से उपभोक्ता को संतुष्टि कम प्राप्त होती है वह उसको क्रम में नीचे स्तर पर रखता है और वो बता सकता है कि किस संयोग से मुझे अधिक संतुष्टि मिल रही है और किस संयोग से मुझे कम संतुष्टि मिल रही है, और इसी के आधार पर उपभोक्ता बताता है कि मुझे कौन सा संयोग अधिक पसंद है तथा कौन सा संयोग मुझे कम पसंद है। उदासीनता वक्र विश्लेषण से संबंधित प्रथम अवधारणा है उदासीनता सेट अथवा तटस्थता सेट। यह दो वस्तुओं के उन संयोगों का समूह है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इसलिए उपभोक्ता इन संयोगों में उदासीन अथवा तटस्थ रहता है। अर्थात जब हम दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को, जिन संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है, उन संयोगों को अगर एक साथ तालिका में प्रदर्शित कर दें तो वह उपभोक्ता का उदासीनता सेट अथवा तटस्थता सेट कहलाता है। इस तालिका में हम देख सकते हैं कि उपभोक्ता के लिए वस्तु एक और वस्तु दो के लिए विभिन्न प्रकार के संयोग A, B, C, D, E तथा F दिए गए, और हम देख रहे हैं कि जब उपभोक्ता संयोग A को चुनता है जिसमें वस्तु 1 की 1 इकाई तथा वस्तु 2 की 25 इकाई का अगर वो उपभोग करता है तो भी उसे संतुष्टि x के बराबर प्राप्त होती है। इसी प्रकार से अगर उपभोक्ता C संयोग को चुनता है तो इस स्थिति में वस्तु 1 की 3 इकाइयां तथा वस्तु 2 की वह 16 इकाई यहाँ पर उपभोग करता है तो भी यहाँ पर संतुष्टि का स्तर x के बराबर ही है। और इसी प्रकार से यदि वह अगर संयोग F को चुनता है तो इस स्थिति में वस्तु 1 की 6 इकाइयां तथा वस्तु 2 की 10 इकाइयों का उपभोग करता है तो भी यहाँ संतुष्टि का स्तर x है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता के लिए संयोग A, B, C, D, E तथा F इन सभी संयोगों से मिलने वाली संतुष्टि है वो x के बराबर है, इसलिए हम इसे यहाँ पर उदासीनता सेट कहते हैं। अर्थात उदासीनता सेट दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों का तालिका में प्रस्तुतिकरण है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसे हम यहाँ पर उदासीनता सेट अथवा तटस्थता सेट अथवा अनधिमान सेट कहते हैं, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग नाम से ये जाना जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये किन किन नामों से भी जाना जाता है। और जब हम इन संयोगों को अगर एक वक्र द्वारा प्रदर्शित कर दें तो वो कहलाता है उदासीनता वक्र। अर्थात यह दो वस्तुओं के ऐसे विभिन्न संयोगों का बिंदुपथ होता है जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं, अथवा एक उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, अथवा उदासीनता वक्र उदासीनता सेट का चित्र में प्रस्तुतिकरण होता है। मैं यहाँ पर आपको अथवा में परिभाषा इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो परिभाषा अच्छी लगे और याद करने में सिंपल रहे या समझने में सिंपल रहे उस परिभाषा को आप लिख लें या समझ लें, ताकि एग्जाम में भी आप उसको लिखें और उससे अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकें। तो जब हम उदासीनता वक्र को प्रदर्शित करते हैं तो उदासीनता वक्र ये इस प्रकार से बनता है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि संयोग A, B,
सी, डी, ई तथा एफ, ये सभी संयोग जो है ये उदासीनता तालिका में जो संयोग है उन्हीं को लेकर हमने यहाँ पर ये वक्र बनाया। अर्थात उदासीनता वक्र में जो भी संयोग इस वक्र पर दर्शाए जाते हैं उन सभी संयोगों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। यदि उपभोक्ता ए संयोग को चुनता है जहां पर वो वस्तु 1 की 1 इकाई तथा वस्तु 2 की 25 इकाइयों को चुनता है तो भी उसे संतुष्टि उतनी ही मिलेगी जितना कि वह संयोग F पर रहकर वस्तु 1 की 6 इकाइयां तथा वस्तु 2 की 10 इकाइयों का उपभोग करता है। अर्थात एक उदासीनता वक्र जो होता है वो ऐसे संयोगों का बिंदु पथ है जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक उदासीनता वक्र समान संतुष्टि के स्तर को बताता है, चाहे उस उदासीनता वक्र पर उपभोक्ता ऊपर वाले बिंदु पर हो या नीचे वाले बिंदु पर हो, उपभोक्ता के लिए संतुष्टि का स्तर समान रहता है। और जब हम इसी प्रकार के उदासीनता वक्र एक ही चित्र में बना दें, अर्थात विभिन्न संतुष्टि स्तरों को बताने वाले उदासीनता वक्रों को यदि अगर हम एक ही चित्र में बनाते हैं तो उसे हम कहते हैं उदासीनता मानचित्र। तो जब एक ही चित्र में बहुत से उदासीनता वक्र एक साथ बनाए जाएं तो उसे उदासीनता मानचित्र कहते हैं, अथवा भिन्न भिन्न संतुष्टि स्तरों को बताने वाले विभिन्न उदासीनता वक्रों का समूह उदासीनता मानचित्र कहलाता है। और इसको हम निम्न चित्र द्वारा समझ सकते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर एक उपभोक्ता के लिए उदासीनता मानचित्र दर्शाया गया है जिसमें यहाँ पर हमने अलग अलग संतुष्टि स्तरों को बताने वाले IC1, IC2, IC3 उदासीनता वक्रों को प्रदर्शित किया है। अर्थात जब हम एक ही चित्र में 2 या 2 से अधिक अथवा विभिन्न संतुष्टि स्तरों को बताने वाले चित्रों को अगर एक ही चित्र में हम बनाते हैं, विभिन्न संतुष्टि स्तरों को बताने वाले वक्रों को, उदासीनता वक्रों को एक ही चित्र में बनाते हैं तो वह उपभोक्ता के लिए उदासीनता मानचित्र कहलाता है। अगली जो अवधारणा हमें समझनी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सीमांत प्रतिस्थापन की दर। सीमांत प्रतिस्थापन की दर अर्थात मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, शॉर्ट में हम उसको MRS कहते हैं। उपभोक्ता 2 वस्तुओं में से एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए वह जिस दर से दूसरी वस्तु की मात्रा छोड़ेगा उस दर को सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। अथवा 2 वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की जितनी इकाई का उपभोक्ता छोड़ता है उसे सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं अथवा प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। और इसका जो सूत्र है, फॉर्मूला है MRS का, वो वस्तु 2 अपॉन वस्तु 1, अर्थात सीमांत प्रतिस्थापन की दर वस्तु 2 में हुआ परिवर्तन अपॉन वस्तु 1 में हुआ परिवर्तन। इसको हम इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। इसमें उपभोक्ता जब बिंदु A पर वस्तु 1 की 2 इकाइयों का तथा वस्तु 2 की 20 इकाइयों का उपभोग करता है। अब यदि उपभोक्ता यहाँ पर वस्तु 1 की 1 अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाना चाहता है, अर्थात वह 2 इकाई के बजाय 3 इकाई का उपभोग करना चाहता है, तो इस स्थिति में उपभोक्ता यहाँ पर वस्तु 2 की 6 इकाइयों का त्याग करता है। अर्थात क्योंकि उपभोक्ता को संतुष्टि का स्तर समान बनाए रखना है, क्योंकि एक उदासीनता वक्र जो होता है वो समान संतुष्टि के स्तर को बताता है। अर्थात बिंदु A तथा बिंदु B दोनों समान संतुष्टि स्तर वाले होंगे। और यदि अगर इस स्थिति में उपभोक्ता दोनों वस्तुओं में से किसी एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो उसे दूसरी वस्तु का त्याग करना ही होगा ताकि संतुष्टि का स्तर समान बना रहे। और जब उपभोक्ता के लिए जब हम इस दर को मापते हैं कि जब उपभोक्ता वस्तु A की 1 अतिरिक्त इकाई का उपभोग करे तो वस्तु 2 की जितनी इकाई को छोड़ रहा है तो किस दर से छोड़ेगा, तो वो दर यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहलाती है। यहाँ पर वो वस्तु 1 की 1 इकाई के लिए वस्तु 2 की 6 इकाई को त्याग कर रहा है, अर्थात वस्तु 2 में परिवर्तन 6, वस्तु 1 में परिवर्तन 1, 6/1। उपभोक्ता के लिए यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर 1 होगी। और उपभोक्ता जैसे जैसे वस्तु 1 की अतिरिक्त इकाई को बढ़ाता है तो वस्तु 2 की इकाई को त्यागता तो है परंतु पहले से कम त्यागता है, और यह कहलाती है घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर। इस चित्र की सहायता से हम इसको समझ सकते हैं। तो घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर, जैसे जैसे वस्तु 1 की मात्रा में वृद्धि होती है वस्तु 2 तथा वस्तु 2 के बीच प्रतिस्थापन की दर घटती जाती है। इसे घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब उपभोक्ता बिंदु A से बिंदु B, C, D, E पर गमन करता है, अर्थात वह जब बिंदु A पर वस्तु 1 की 1 इकाई तथा वस्तु 2 की 30 इकाई को उपभोग करता है और
जब वो वस्तु एक की अतिरिक्त इकाई का उपभोग बढ़ाता है, 1 से 2 करता है, तो यहाँ पर वो वस्तु 2 की 30 के बदले सिर्फ अब 20 इकाई का उपभोग करता है। फिर जब वो 2 से 3 एक और अतिरिक्त इकाई का उपभोग करता है, तो इस स्थिति में वह अब 20 से 14 अर्थात पहले उसने 10 छोड़ी थी, अब वो 6 इकाइयों का त्याग करता है। इसी प्रकार से वो 3 से 4 और 4 से 5 इकाई का अतिरिक्त उपभोग बढ़ाता है वस्तु 1 का, तो वस्तु 2 को त्यागता तो है परंतु पहले से वो कम त्यागता है। इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि उपभोक्ता के लिए यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो है वो लगातार घटती जाती है। ये हम देख सकते हैं कि प्रथम उसने इतनी इकाई को त्याग किया, फिर उसने इतनी इकाइयों का, फिर ये इकाई त्याग कर रहा, उसके बाद ये, तो लगातार हम देख सकते हैं कि वस्तु 1 की 1 इकाई के लिए वस्तु 2 की त्याग जाने वाली मात्रा लगातार कम होती जा रही है। इसे ही हम घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर कहते हैं। और इसीलिए उदासीनता वक्र अपने मूल बिंदु से उन्नतोदर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो है वो लगातार घटती जाती है। और यह दर इसलिए घटती है क्योंकि यहाँ पर घटती सीमांत उपयोगिता का नियम यहाँ पर लागू होता है। घटती सीमांत उपयोगिता नियम के अनुसार उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की इकाई का उपभोग बढ़ाता है तो उससे मिलने वाली संतुष्टि कम होती जाती है। अर्थात हमें देखें, माना कि वस्तु 1 से उससे सीमांत उपयोगिता इतनी मिल रही है, वस्तु 2 से ये, वस्तु 3 से, वस्तु 4 और वस्तु 5। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु 1 की इकाई का उपभोग बढ़ाता है तो सीमांत उपयोगिता पहले से घटती जाती है। अब हर अगली इकाई से सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, कम मिलती है, तो जाहिर है उपभोक्ता वस्तु 2 की त्यागी जाने मात्रा भी पहले से कम कर देगा। क्यों? क्योंकि अब 2 से अगर वो 3 पर जाता है तो 2 के बजाय 3 पर उसे उपयोगिता कम मिलती है, इसलिए वह वस्तु 2 की इकाई को त्याग कम करता है पहले से। और इस प्रकार से अगर वो 3 से 4 इकाई पर जाता है तो उपभोक्ता के लिए सीमांत उपयोगिता चौथी इकाई पर तीसरी से और कम हो जाती है, इसलिए उपभोक्ता यहाँ पर वस्तु 2 की और कम इकाइयों का त्याग करता है। तो इसलिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो है वो घटती जाती है। इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। उसके बाद अगली जो अवधारणा है वो है उदासीनता वक्रों की अथवा तटस्थता वक्रों की विशेषताएं। तो पहली विशेषता है उदासीनता वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। आप देख रहे हैं इसमें जब उपभोक्ता बिंदु ए है तो वह बिंदु बी पर जाता है, तो यानी वो वस्तु एक की अतिरिक्त इकाई का त्याग बढ़ाता है तो वस्तु दूसरी के उससे कुछ न कुछ इकाइयों का त्याग करना ही होगा। इसीलिए उदासीनता वक्र जो होता है वो बाएं से दाएं ऋणात्मक ढाल होता है। और उपभोक्ता वस्तु 2 की इकाइयों का त्याग इसलिए करता है क्योंकि हम ये मानते हैं कि एक उदासीनता वक्रों पर विभिन्न बिंदुओं पर समान संतुष्टि होती है, अर्थात एक उदासीनता वक्र समान संतुष्टि के स्तर को प्रकट करता है। और यदि इस स्थिति में यदि एक वस्तु की इकाइयों का अगर उपभोग बढ़ता है तो जाहिर है उपभोक्ता को दूसरी इकाई का उपभोग उसे कम करना ही होगा। दूसरी विशेषता है उदासीनता वक्रों की, एक उदासीनता वक्र जो दूसरे उदासीनता वक्र से ऊपर होता है वह अधिक संतुष्टि को देता है, अर्थात ऊंचा उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है। क्योंकि जैसे जैसे उपभोक्ता ऊंचे उदासीनता वक्र की तरफ बढ़ता है तो दोनों वस्तुओं की मात्रा पहले से बढ़ती जाती है। हम देख सकते हैं कि IC1 तटस्थता वक्र 1 पर वह वस्तु 1 की ये वस्तु 2 की इतनी इकाई का वो उपभोग कर रहा है। जैसे वह उदासीनता वक्र 2 की तरफ बढ़ता है तो वह इस स्थिति में दोनों ही वस्तुओं की मात्रा पहले से बढ़ जाती है। ये आप देख सकते हैं कि वस्तु 2 की इतनी मात्रा वो अधिक उपभोग कर पा रहा है, इसी प्रकार से वस्तु 1 की भी वो इतनी मात्रा का अधिक उपभोग कर पा रहा है। इसी प्रकार से वह दूसरे से तीसरे पर गमन करता है तो इस स्थिति में वस्तु 1 तथा वस्तु 2 दोनों की मात्रा पहले से बढ़ जाती है, इसलिए संतुष्टि का स्तर भी अधिक होता है। इसीलिए एक उदासीनता मानचित्र में ऊंचा उदासीनता वक्र निचले उदासीनता वक्र के बजाय अधिक संतुष्टि को व्यक्त करता है। अगली विशेषता है उदासीनता वक्र की कि एक उदासीनता वक्र अपने मूल बिंदु से उन्नतोदर होता है। इसके बारे में हम अभी पहले ही जान चुके हैं कि एक उदासीनता वक्र अपने मूल बिंदु से उन्नतोदर घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर के कारण होता है। ये दर लगातार घटती जाती है, अर्थात जैसे जैसे उपभोक्ता वस्तु 1 की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग बढ़ाता है तो इस स्थिति में वस्तु 2 का वह त्याग करता है, पर वह त्याग हर अगली इकाई के उपभोग से वस्तु 2 का त्याग पहले से घटता रहता है। इसलिए सीमांत प्रतिस्थापन की दर घटी जाती है और इसी कारण से उपभोक्ता का उदासीनता वक्र अपने मूल बिंदु से उन्नतोदर होता है। अगली विशेषता है कि उदासीनता वक्र कभी भी आपस में एक दूसरे को नहीं काटते हैं। जैसे कि यहाँ पर IC1 IC2 दो उदासीनता वक्र लिए गए हैं, इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट, इंडिफरेंस कर्व सेकंड।
हम देख रहे हैं IC1 पर बिंदु A और B हैं। इसका मतलब यहाँ पर बिंदु A और बिंदु B दोनों समान संतुष्टि के स्तर को व्यक्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से IC2 पर बिंदु A तथा C हैं। इस प्रकार से IC2 पर बिंदु A तथा बिंदु C दोनों समान संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करेंगे। अब यहाँ पर यदि A के बराबर B है और A के बराबर C है तो इसका मतलब B के बराबर C होना चाहिए, जो कि यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि बिंदु B पर वस्तु 1 की कम इकाइयों का उपभोग हो रहा है, जबकि बिंदु C पर हम देख सकते हैं कि वस्तु 1 की इतनी इकाइयाँ उपभोक्ता अधिक उपभोग कर पा रहा है। इसलिए जाहिर है कि बिंदु B के बजाय बिंदु C पर संतुष्टि अधिक होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि कभी भी दो उदासीनता वक्र आपस में न तो एक दूसरे को वो स्पर्श करते हैं, न आपस में कभी एक दूसरे को वह कट करते हैं। इसी प्रकार से उदासीनता वक्रों की जो अगली और अंतिम विशेषता है वो है कि दो उदासीनता वक्र कभी भी दोनों ही अक्षों को स्पर्श नहीं करते हैं। न तो कभी x अक्ष को स्पर्श करते हैं और न ही कभी वो y अक्ष को स्पर्श करेंगे। यदि वो x अक्ष को स्पर्श कर रहे हैं इसका मतलब वस्तु 2 की इकाइयां यहाँ पर शून्य हो जाती है। इसी प्रकार से अगर y अक्ष को उदासीनता वक्र स्पर्श कर रहा है तो इस स्थिति में वस्तु 1 की इकाइयां शून्य हो जाती है, जो कि हमारी जो मान्यता है कि एक उपभोक्ता दोनों ही वस्तुओं का धनात्मक रूप से उपभोग करता है, वो मान्यता यहाँ पर गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों में से एक वस्तु शून्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में उपभोक्ता के संतुलन के लिए जो उदासीनता वक्र विश्लेषण है अथवा क्रमवाचक विश्लेषण है उससे संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएं, उपभोक्ता के लिए जो उदासीनता सेट है, उदासीनता वक्र है, उदासीनता मानचित्र क्या है, सीमांत प्रतिस्थापन की दर किसे कहते हैं, घटती सीमांत प्रतिस्थापन की दर क्या है, उदासीनता वक्रों की विशेषताएं क्या है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम उपभोक्ता के संतुलन से संबंधित उदासीनता वक्र विश्लेषण जो है, जिसमें उदासीनता वक्र और उपभोक्ता के लिए बजट रेखा क्या है, इनका ढाल क्या होता है और किस प्रकार से उपभोक्ता उदासीनता वक्र विश्लेषण के अंतर्गत संतुलन में होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करना ना भूलें और लाइक ज़रूर कीजिए।